कुछ मौके बहुत खास होते हैं। आज एक ऐसा ही खास मौका है जिसमें कुछ खास शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। दरअसल मौका है हीर एक्सप्रेस रिलीज होने जा रही है 12 सितंबर को, और आज इस फिल्म के कुछ बेहद खास कलाकार हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत कीजिए आशुतोष राणा जी का। और हमारे साथ हैं दिविता जुनेजा, फिल्म की लीड एक्ट्रेस। आशुतोष जी, हमने टीजर देखा और वो पहला शॉट जिसमें आपकी दमदार आवाज और आपकी मौजूदगी, जो कि सिनेमा में किसी जादू से कम नहीं मानी जाती, वो पहले ही शॉट में नजर आती है। हीर एक्सप्रेस में आप कैसे सवार हुए और यात्रा कैसी रही? समीर, ये बड़े आनंद का विषय है कि ये विशुद्ध रूप से साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है। और जैसा कि मुझे भिन्न भिन्न किस्म के विषय करने की मेरी अपनी एक व्यक्तिगत रुचि होती है अभिनेता के रूप में जी, तो एक जिसको आप ये कहें कि साफ सुथरी विशुद्ध पारिवारिक फिल्म। अब साफ सुथरी क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण है कि आप इसको अपने 4 वर्ष के बच्चे से लेके 40 वर्ष के पिता माता से लेके 80 वर्ष के दादा दादी तक के साथ एक साथ बैठकर आप इसे देख सकते हैं बिना किसी ऑकवर्ड पोजीशन के। और मुझे लगा कि ऐसी फिल्में कम लिखी जाती हैं और कम बनती हैं, और ऐसी फिल्म का अगर हिस्सा और एक ऐसा निर्देशक जिसने ओ माई गॉड 1 बनाई हो, उमेश शुक्ला, या 102 नॉट आउट जैसी फिल्म बनाई हो उन्होंने, तो एक ऐसे फिल्म मेकर के साथ अगर आपको ऐसे विषय पर आधारित कोई फिल्म मिलती है तो फिर वो उसमें कहानी सुनने के बाद ना कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आजकल माता पिता जब अपने बच्चों को लेकर सिनेमा हॉल में जाते हैं तो ये एक बड़ी चिंता का विषय रहता है जी कि भाई बच्चों को दिखाने लायक फिल्म है या नहीं है। जी बिल्कुल। दिविता से बात करते हैं। दिविता, एक फ्रेशनेस नजर आ रही है फिल्म के टीजर को देखकर। आपकी मौजूदगी जो है वो काफी शानदार नजर आ रही है फिल्म में। दिविता, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, दिविता मतलब व्हाट अ नाइस नेम। दिविता के मायने क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? बड़ा नाइस ट्रेंडी जेंजी टाइप नेम मुझे लगा जब मैंने सुना कि आप आ रही हैं। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है द फर्स्ट रे ऑफ द सन, एंड इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे फादर ने 6 महीने लगाए थे ये नाम रखने में, एंड तब तक मुझे किसी भी नाम से बुला रहे थे, बिकॉज आई थिंक ही रियलाइज कि एक नाम की इम्पोर्टेंस कितनी है, एंड आई ऑल्सो लव माई नेम, सो थैंक यू सो मच। तो फिल्म इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ, मतलब, और इसके लिए क्या क्या तैयारियां की? क्योंकि निश्चित तौर पर इस वक्त आपकी फर्स्ट फिल्म रिलीज होने वाली है और बहुत सारी लड़कियों का ये सपना होता है कि वो एक फिल्म करें और उसमें लीड रोल मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। तो यहाँ तक कैसे पहुँची, ये मकाम हासिल कैसे किया? ये बहुत ही सुंदर सफ़र रहा मेरे लिए, और ऑफ कोर्स कंटिन्यूड जर्नी है। तो बचपन से ही मेरा परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट था, एंड मैंने थिएटर किया फॉर 4 इयर्स। मैंने कथक डांस सीखा फॉर द फर्स्ट 12 इयर्स ऑफ माई लाइफ, और मेरा हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। एंड आई थिंक बचपन से ही मुझे एक्टिंग करनी थी, बट मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, मे बी मैं शायद 9th ग्रेड में थी और राजी फिल्म आई थी आलिया भट्ट मैम की, एंड मैं अपनी फैमिली के साथ वो मूवी देखने गई, एंड आई थिंक दैट वाज लाइक अ स्विच इन मी कि अब तो एक्टिंग ही करनी है। और जब उमेश सर से पहली बार मेरी मुलाकात हुई, एंड सर ने जो इतना ट्रस्ट दिखाया मेरे पे, इतना कॉन्फिडेंस दिखाया, आई फील मेरा खुद पर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया बिकॉज ऑफ दैट। एंड आफ्टर दैट द टीम दैट आई हैड, ऑल द एक्टर्स, आशुतोष सर, गुलशन सर, संजय सर, प्रीत, मेघना मैम, इन सब ने आई थिंक मुझे कभी भी ऐसा ही नहीं फील होने दिया दैट दिस इज़ माई फर्स्ट एंड माई डेब्यू फिल्म। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी फॉर मी। आपका फिल्म में एक डायलॉग है कि घर का नाम तो आपने सेरेनिटी रख लिया लेकिन आपकी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? तो आपके लिए सुकून क्या है? मेरे लिए सुकून, अगर मैं सच बोलूँ तो कैमरा के आगे होना है। I really feel that my soul is connected there, and of course when everyone in your family supports you, is with you, so achieving your dreams and fulfilling them is peace for me. तो आशुतोष जी, आपके लिए सुकून क्या है, फिल्में या रंगमंच, थिएटर? देखिए, मेरा अपना मानना है कि अभिनय, फिल्म हो, रंगमंच हो, टेलीविज़न हो, OTT हो,
हम और आप सब मनुष्य की मूल प्रकृति होती है कि वो अभिव्यक्त करना चाहता है अपने आप को। अभिव्यक्ति के माध्यम से वो कहीं ना कहीं स्वयं को भी खोजना चाहता है। तो मेरी मूल जो प्रकृति है वो है अभिनय। कि अभिनय में आपको कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी और जिसको भी देखिए कई बार देखिए। तो जब आपकी ये मेरे लिए अपनी अंतर यात्रा है, बाहर यात्रा मेरी कम है। ये भाग्य की बात है कि हमारा एजुकेशन, हमारा प्रोफेशन और हमारा पैशन, ये तीनों अभिनय हैं। ये तीनों एक ही दिशा में जाने वाले हैं। तो मैं इसको यही देखता हूँ कि इसके माध्यम से मैं स्वयं को खोजने की यात्रा पर हूँ। और जिस दिन हम और आप सब स्वयं को ही खोजना चाहते हैं, इसी चक्कर में हम संसार में अपने आप को ढूंढते हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि ये अंदर से बाहर की यात्रा और बाहर से अंदर की यात्रा है। तो मेरी ज़िंदगी में अभिनय प्राथमिकता है, अभिव्यक्ति प्राथमिकता है। और मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर याद दिला दूं कि 1995 में एक टीवी सीरियल आया था जिसका नाम था स्वाभिमान। हम सब बहुत छोटे बच्चे थे उस वक्त, और उसमें आशुतोष जी का अभिनय। और उसके बाद एक फिल्म आती है दुश्मन, आई थिंक 1998 ईयर था, काजोल के साथ की फिल्म, जिसमें नेगेटिव किरदार में आशुतोष जी नजर आते हैं। और आप ही ने एक बार शायद कहा था कि जिसका किरदार याद रहे वो कलाकार है। जी बिल्कुल। तो आज के इस दौर में जहां पर OTT भी है, टीवी से लोग बहुत जल्दी स्विच ऑन करते हुए नजर आते हैं, फिल्मों की तरफ भी, क्या आपको लगता है कि एक सहजता आई है? पहले टीवी के कलाकार टीवी मीडियम तक सीमित माने जाते थे, वो फिल्मों में अगर आते थे तो फिर वापस टीवी में नहीं जाते थे। आज सब कुछ घुला मिला नजर आता है, टीवी वाला फिल्मों में भी दिख रहा है, OTT पर भी दिख रहा है। तो और ज्यादा बेहतर माहौल हुआ है क्या नए कलाकारों के लिहाज से अगर बात करें? देखिए, मैं अपनी यात्रा की मैं बात करूंगा कि टेलीविज़न से मेरी शुरुआत हुई और हमको दुश्मन और संघर्ष जैसी फिल्में मिली जिसमें हमें एप्रिसिएशन भी मिले, अवार्ड्स भी मिले। लेकिन इसके बाद भी हमने टेलीविज़न नहीं छोड़ा, हम टेलीविज़न करते रहे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे आप विसिल ब्लोअर कह सकते हैं कि आज के दौर में जो लोग मीडियम के बीच में वो उन्होंने कला को प्रमुख रखा है, मीडियम को प्रमुख नहीं रखा है। तो जिसको आप ये कहें कि उस समय हम धारा के विरुद्ध बहने वाले अभिनेता नजर आते थे, आज वो मुख्य धारा हो गई है। मतलब एक तरह से ट्रेंड की शुरुआत की आप। हाँ, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि हमारी मूल रुचि, हम इसको माध्यम ही मानते रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 2001 के बाद रंगमंच नहीं किया था। अच्छा। तो 24 साल के ब्रेक के बाद हम वापस हमारे राम से रंगमंच के ऊपर आए। तो हमने मतलब चाहे फिल्म हो, टेलीविज़न हो, OTT हो, रंगमंच हो, लिखना हो, रेडियो हो, जितने भी माध्यम आपकी अभिव्यक्ति के होते हैं, आप उधर पर आशुतोष राणा की एक सशक्त। तो उसके लिए आपको आशुतोष राणा होना पड़ेगा ना, कि 2001 के बाद आप 2024-25 में आप हमारे राम जैसा प्ले करते हैं। इतना सक्सेसफुल प्ले, इतना शानदार प्ले, क्योंकि वो प्ले मैंने भी देखा है, मैं इसलिए अपनी फीलिंग बयां कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको आशुतोष राणा भी होना पड़ेगा, वरना मतलब मैं इतने सालों बाद रंगमंच पर आना और ये कमाल कर देना, ये कमाल हो गया। हाँ, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि परमात्मा की अनुपम कृपा है हमारे ऊपर, गुरुदेव भगवान की, कि उन्होंने इस कमाल के लिए मेरी मनोभूमि को चुना और मुझे वो सारी की सारी। और मेरा अपना ये मानना है कि अब जैसे रावण मुझे करना था जी, बड़ी साध थी और मैं रावण को मंच के ऊपर अभिनीत करना चाहता था। आप देखिए कि कब सोचा हुआ, कब घटित हुआ। हम और आप क्या करते हैं कि हमको लगता है कि हमको अभी चाहिए। प्रकृति कहती है आपसे कि तुमने अभी किया है ना, तुमको हम कभी देंगे। तो मैं उस चीज़ के ऊपर विश्वास करता हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कि बड़ा बड़ा परम सौभाग्यशाली हूँ कि जिन भी चीज़ों में, कि अब जैसे देखिए, अब टेलीविज़न का किरदार आपको याद है समीर जी, कि स्वाभिमान जो हमारा पहला काम था। तो लोगों की उम्र निकल जाती है और लोगों के किरदार और लोगों के काम याद नहीं रहते हैं। ये कितनी बड़ी परमात्मा की, गुरुदेव भगवान की कृपा है कि मेरे काम, मेरे किरदार लोगों के जहन में हो गए। क्योंकि आप व्यक्ति के रूप में तो आपकी यात्रा सीमित है, लेकिन किरदारों के रूप में अगर आपकी स्थापना हो गई है तो फिर जब तक ये जगत है तब तक वो किरदार मौजूद रहेंगे। सही बात है, क्या बात है, क्या बात है। दिव्यता, इंडियन शेफ विद देसी टेस्ट, जिसको विदेश में जाकर अपने आप को प्रूव करना है, कुछ ऐसी कहानी समझ में आ रही है। तो इस किरदार में ढलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या सीखना पड़ा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि फिल्म में बहुत अच्छी घुड़सवारी भी करती हुई नजर आ रही है।
सो एक्चुअली जब उमेश सर ने ये नरेट किया था और मुझे हीर के बारे में बताया था, तो आई फेल्ट कि हमारा एक कॉमन ग्राउंड है विच इज़ फैमिली वैल्यूज़। और हीर एक पंजाबी लड़की है एंड शी इज़ वेरी लाउड, शी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, बहुत वल्नरेबल है, अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड है। और आई थिंक मैं कब हीर मेरे ज़्यादा क्लोज हो गई एज हाउ दिविता इज़ क्लोज टू मी, आई डिडंट इवन रियलाइज। और इस कैरेक्टर के लिए हाँ जी, मैंने घुड़सवारी सीखी फॉर 5 months एंड जिस लड़की ने कभी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स नहीं खेला उसने सीधा इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स से स्टार्ट किया, सो इट वाज चैलेंजिंग। बट आई थिंक मैं बहुत बार गिरी, बट जो मेरे कोच थे उन्होंने मुझे कभी भी उठाने नहीं आए और उन्होंने कभी हेल्प ऑफर नहीं की। एंड आई बिलीव टुडे आई अंडरस्टैंड कि वो एक मेरे लिए लाइफ लेसन था कि नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आप यू फॉल, यू जस्ट हैव टू गेट अप ऑन योर ओन। एंड मैं इस फिल्म में एक शेफ़ का भी रोल कर रही हूँ एंड उमेश सर ने मुझे बोला कि हीर का एक सपना है अपनी माँ का ढाबा इंटरनेशनल करने का एंड उसके लिए यू हैव टू लर्न हाउ टू कुक। तो मैंने प्रोफेशनल कुकिंग भी सीखी और मैकेनिक और यस मैंने बेसिक मैकेनिक भी सीखा कि थोड़ा छोटा मोटा गाड़ी कैसे ठीक एक ऐसा करते किरदार हैं। जो मास्टर ऑफ ऑल है, क्या बात है। जैसे सब कुछ करने में कोई एतराज़ नहीं है, जिसके लिए कोई काम छोटा नहीं होता। और अपनी पहली फिल्म में आशुतोष राणा जी जैसे दिग्गज कलाकार के साथ काम करना, और भी कई दिग्गज कलाकार मुझे फिल्म में नज़र आ रहे हैं, एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मतलब कितना कुछ सीखने को मिला होगा मुझे, तो मैं यही सोच के जेलस फील कर रहा हूँ आपसे। मेरे लिए तो आई थिंक मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी है, बिकॉज जब इतने लेजेंडरी एक्टर्स, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स आपके साथ फिल्म में हो, जिनसे आप रोज़ मिल रहे हो, रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हो, अनइंटेंशनली इंटेंशनली सिर्फ बातें करते हुए, परफॉर्म करते हुए, आई थिंक इससे बड़ा स्कूल ऑफ लर्निंग, इससे बड़ा स्कूल ऑफ एक्सपीरियंसेस इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू सिट एंड गेट इट। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। आशुतोष जी, जिस तरह का पोटेंशियल आपके अंदर है, हम एक दर्शक के तौर पर जिस तरह का पोटेंशियल आपके अंदर महसूस करते हैं, क्या आपको लगता है कि उसे पूरी तरह से अभी तक फिल्म इंडस्ट्री ने एक्सप्लोर किया है, या बहुत कुछ ऐसा है जो बाकी रह गया? बहुत कुछ बाकी है, और मुझे लगता है कि ये अभिनय जो है ये पूरी एक सतत यात्रा है, इसकी कोई मंजिल नहीं होती समीर, कि अगर आप ये कहें कि डेस्टिनेशन हो गया, क्योंकि डेस्टिनेशन का मतलब ही होता है कि अगर आपने इसे डेस्टिनेशन मान लिया तो इसका मतलब है कि यहाँ से गाड़ी अब जो है वो ट्रैक बदलने वाली है, कि अब यहाँ तक हो गया। तो मेरा ये मानना है कि सतत यात्रा है, बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लोर होगा धीरे धीरे। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूँ। कौन लोग होते हैं जिनको दुश्मन जैसे किरदार शुरुआत में ही मिल जाए, संघर्ष जैसे किरदार मिल जाए? कौन लोग होते हैं जिनको पता लगा कि अगर OTT पे भी करना है तो ऐसे प्रभावशाली किरदार मिल जाएं? कौन लोग होते हैं जो भारतवर्ष में तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, बंगला हो, इन विभिन्न भाषाओं की फिल्में किन किन को अवसर मिलते हैं? कौन होता है कि पता लगा कि रंगमंच के ऊपर अगर आप रावण का किरदार करने के लिए आते हैं तो आप 1.5 साल के अंदर 290 शोज़ आपके संपन्न हो जाते हैं और लोग उसको अपार सराहना देते हैं, अपार जन समर्थन आपको मिलता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत देता है परमात्मा, मेरे ऊपर परम कृपा है गुरुदेव भगवान की। तो मैं इसको ये मान के नहीं चलता हूँ कि एक्सप्लोर अगर नहीं हो पाया है तो इसमें आशुतोष राणा का आलस्य होगा, इसमें इंडस्ट्री का कहीं कोई वो नहीं है कि वो आपको वैसे अवसर, आपके आलस्य के कारण आप हो सकता है कि उन अवसरों तक आप ना पहुँच पाए, लेकिन आप ये कहें तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे पर्याप्त, अब ये कह सकते हैं कि मेरी अपनी गति बड़ी स्लो पेस का आदमी हूँ मैं मतलब यानी आप कितने जल्दी पहुँचे किसी टारगेट पर, इससे ज़्यादा मेरा विश्वास इसमें है कि आप पहुँचे उस टारगेट पर। हाँ, तो मैं यात्रा को ठहराव है, तभी उतना असर भी है। मैं यात्रा को उसका उतना हाँ, असर यात्रा को मैं लंबा करने में विश्वास रखता हूँ, हाँ। बनस्पत यात्रा को जल्दी करने की अब अपेक्षा। हमारे राम का इतना जिक्र हो गया है, तो ये दशानन के किरदार को निभाते हुए भगवान राम की शख्सियत को यूं सबके सामने पेश करना कि हर कोई प्रेरित हो जाए, ये कैसे कर दिखाया आपने? कुछ अगर आप उसकी पंक्तियां देखिए, हमारे राम करने के पहले हमने 2024 में उसकी शुरुआत की, जनवरी।
उसको करने के पहले मैंने एक किताब लिखी रामराज्य, जी जो 2020 में पब्लिश हुई और उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जी बिल्कुल। तो अब आप ये भी देख लीजिए कि कौन अभिनेता है जिसकी लिखी हुई किताब पे उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हो, इतने बड़े उसमें अभिनय की दुनिया से आए हुए किसी व्यक्ति को। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो एक हमारी मेंटल प्रिपरेशन, इमोशनल प्रिपरेशन, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, तैयारी, वो कहीं ना कहीं जब हमने लिखना शुरू किया तो 2017 से हमने लिखना शुरू किया और 2020 में वो पब्लिश होती है किताब। तो वो मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं, आत्मिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे वो पूरी कथा मेरे दिमाग में चल रही थी। पहले वो विचार के रूप में आई, भाव के रूप में आई, फिर शब्द में बदल के किताब में रूपांतरित हो गई और फिर किताब के बाद फिर उसको मंचन में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसको घटित होना था 24 में, लेकिन परमात्मा ये जानते थे कि ये व्यक्ति जो है कि ये सिर्फ बाहरी भाव भंगिमा नहीं पकड़ना चाहता किसी भी किरदार की या किसी भी कथा की, वो कहीं ना कहीं उसके मानस को पकड़ना चाहता है। तो उन्होंने वो मानसिक तैयारी ये करवाना था। तो मेरा ये मानना है, तो मैं उसको ये मान के ही चलता हूँ कि अद्भुत अनुपम कृपा है कि ऐसी चीज़, और रिवाइवल है ये थिएटर का। अगर उस लिहाज से देखा जाए कि थिएटर के अंदर कॉमर्स आदमी नहीं देखता था, उसको व्यावसायिक रूप से, हाँ, उसको एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। आज बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो अब थिएटर को भी एक प्रोडक्शन के तौर पर, एक रचना धर्मिता के तौर पर, एक व्यवसाय के तौर पर कहीं ना कहीं अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए प्रयासरत है। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यता, ये बताइए कि इस फिल्म में सबसे मज़ेदार शॉट आपको कौन सा लगा? कौन सा ऐसा शॉट था जिसमें दिक्कतें पेश आईं और उसके बाद फिर आपने अपने सीनियर से बात करके, अपने गुरुओं से बात करके कुछ उसका हल निकाला? कुछ ऐसा मज़ेदार इंस्टेंस याद आता है? मेरे लिए पूरी फिल्म ही बहुत मज़ेदार थी और मैं सच बताऊँ तो एक पिक एंड चूज़ नहीं कर सकती, बिकॉज़ मेरे लिए सारे ही सीन्स इतने फेवरेट थे। बट एक चैलेंजिंग सीन था और वो एक्चुअली आशुतोष सर के साथ ही था। अच्छा। एंड उसमें मुझे लाइक हीर के ऑपोजिट प्ले करना था, जिसमें मैं चिल्ला रही थी, रो रही थी, गुस्सा कर रही थी। एंड एक ये बहुत ही इंटेंस सीन था एंड ये मेरे से नहीं हो रहा था। ये वाज वेरी चैलेंजिंग और सर मेरे सामने खड़े थे तो आई वाज वेरी नर्वस। बट देयर इज़ समथिंग इन सर दैट यू नो ईजेज यू आउट, कम्फर्ट्स यू। और सर जितने नॉलेजेबल है एंड सर, आई थिंक सर के एक्सपीरियंस से ही मैं इतना कुछ सीख गई कि वो इतना इंटेंस सीन कब शूट हो गया और कैसे शूट हो गया, आई डिडंट इवन रियलाइज। एंड एक इंस्टेंस है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, जब वो सीन कट हुआ तो आशुतोष सर ने मुझे बोला कि तू बन गई। एंड आई थिंक दैट वाज लाइक द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। और सर स्टार्टेड अपलॉडिंग एंड लुकिंग एट सर, पूरे क्रू ने अपलॉड किया और वो मेरा फेवरेट सीन है। क्या बात है। अच्छा, हमने बात की OTT की। आशुतोष जी, पहले फिल्म इंडस्ट्री में बात होती थी ग्रुपिज्म की, फिर बात होती है नेपोटिज्म की, आजकल बात हो रही है कि भाई पॉलिटिकल डिवाइड भी एक तरह का नज़र आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है? और अगर ऐसा है तो क्या वो कलाकारों के काम को भी इम्पैक्ट कर रहा है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरा ये मानना है कि देखिए, अभिनय हमारा प्रोफेशन है, लेकिन हम पर्सन भी हैं और एज ए पर्सन सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। और हम लोकतांत्रिक देश में हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ा आनंद यही होता है कि इसमें मत भिन्नता, मत शून्यता की अपेक्षा मत भिन्नता इसमें स्वागत योग्य होती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि मतांतर होने के बाद आप अपने कार्य के प्रति अगर कर्तव्यनिष्ठ हैं, सिनेमा के अंदर फिल्मों में अगर राजनीति है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनीति फिल्मी नहीं होनी चाहिए, ये विचारणीय है। तो मेरा अपना ये मानना है कि इसमें ग्रुपिज्म, अगर ग्रुप की बात करें तो आज ये हम ढूंढने लगे समीर। आज हमने राजनीति को ढूंढ लिया, पहले हमने कहा कि नेपोटिज्म को ढूंढ लिया, उसके पहले हमने कहा कि क्षेत्रवाद को हमने ढूंढ लिया था। कह रहे नहीं वो बंगाल से आते हैं, नहीं वो सब जो है सब पंजाबी हैं, तो पंजाबी मिलके करते हैं। तो ये हमारी आदत है कि हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं कैटेगराइज करके और कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर ढूंढते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि ये चीज़ लगातार सतत चल रही है और इस चलती हुई चीज़ में बहुत सारे ऐसे कई लोग हैं, कई अभिनेता हैं, कई काम हैं जो लगातार लोगों को मिलते जाते हैं। अच्छा, ग्रुपिज्म से
अगर आप मान लीजिए भी कहते हैं कि हम प्रेरित हैं, तो क्या ग्रुपिज्म से किसी फिल्म को आप चला सकते हैं? फिल्म चलती है कथानक से, बिल्कुल। फिल्म चलती है उसके पूरी की पूरी क्वालिटी से, कि उसकी कथा कैसी है, उसका अभिनय कैसा है, वो शूट कैसी की गई है। फिल्मों का चलना किसी गुट विशेष की दम पे नहीं हो सकता कि आप गुट बना लें। अब इसको अगर गुट को भी अगर देखना है तो मैं उसको इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि समीर का अगर पुत्र है, और चूंकि समीर और आशुतोष दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, तो स्वाभाविक है कि मैं कहाँ पर बैठना पसंद करूँगा कि समीर के पुत्र के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आशुतोष के पास जाने की बनस्पत किसी सामान्य बच्चे के। और हम और आप भी अगर हम ट्रैवल करते हैं, जब अगर हवाई जहाज़ में ट्रैवल करें जी, तो अगर बाजू में हमारे कोई पैसेंजर ऐसा बैठा है तो हम वो सीट बदल लेते हैं। हम और आप सब सहजता ढूंढते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि व्यक्ति सहजता ढूंढता है, उस व्यक्ति की उस सहजता को व्यावसायिक सहजता के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मैं इस चीज़ को देखता हूँ, और मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि बटे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि सब अलग है, सबकी निजता है। हाँ, और मतलब भारत जाना ही जाता है यूनिटी एंड विविधता के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, बिल्कुल। लेकिन आज इसी भारत में जब नित नए विवाद भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर सामने आते हैं, तो आशुतोष जी का कवि मन क्या कहता है? देखिए, हमारा अपना ये मानना है कि मैंने ये कहा भी है कि कोई भी भाषा संवाद के लिए होती है, वो विवाद के लिए नहीं होती। भाषा विवाद का विषय नहीं है। भाषा से हम और आप विवाद कर सकते हैं, लेकिन भाषा पर विवाद कल्याणकारी नहीं है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जैसा कि हम देखते हैं कि विभिन्नता, चाहे वो संस्कृतियों में हो, चाहे वो प्रकृति में हो, चाहे वो मौसम में हो, जितनी डाइवर्सिटी भारत के अंदर है, और भारत का अस्तित्व ही, और भारत का जो चित्त है वो स्वीकार का चित्त है। तो स्वीकार के चित्त के ऊपर अगर हम इंकार के दरवाजे खड़े करेंगे, तब कहीं हमको ये थोड़े बहुत विवाद देखने मिल जाते हैं। या ये कहें कि आज की तारीख में इसकी प्रार्थना मैं तुम लोगों से भी करूँगा कि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, दिविता जैसे बहुत सारे लोग हैं, तुम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो संवाद करते हैं, लेकिन संवादों को लाइमलाइट नहीं मिलती। हम अक्सर विवादों को लाइमलाइट दे देते हैं। तो अगर हम विवादों को लाइमलाइट दे देते हैं, इसलिए हमें लगता है कि सब जगह विवाद ही हो रहा है। हम जिस दिन संवादों को लाइमलाइट देने लगेंगे, हम जिस दिन संवादों को टेलीविजन के ऊपर दिखाने लगेंगे, उस दिन आप विश्वास कीजिए, क्योंकि भारत का या दुनिया का 90% मनुष्य का जो चित्त है वो संवादी चित्त है, वो स्वीकार के भाव से भरा हुआ है। सही बात। एक आखिर में, क्योंकि सबको साथ लेकर चलने की आपने बात कही, सबको साथ लेकर चलने से याद आता है कि आप ही के मुंह से शायद हमने वो किस्सा सुना था, वो राम सेतु वाला। भगवान राम को जब राम सेतु बनाना था, पार करना था, तो उसके बाद वो आगे बढ़े, लेकिन वो जो संकरा रास्ता था वो कैसे चौड़ा हो गया, वो कहानी अगर संक्षेप में आप सुना दें। क्या है, वो बड़ी सीख है उसमें। बिल्कुल पुरुषार्थ और कृपा की कहानी है। और मेरा अपना ये मानना है कि अक्सर पुरुषार्थ दिखाई देता है, तो इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। कृपा जो होती है वो दिखाई नहीं देती, इसलिए कृपा को एक्नॉलेज करके उसके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जब समुद्र सेतु बन रहा था, बड़ी अद्भुत कथा है ये जी, तो जब सेतु बन गया तो पतला सा पुल बना। अब इतना पतला पुल बना और उसके ऊपर परमात्मा श्री राम की इतनी बड़ी वानर सेना, वो कैसे पार करेगी? तो जामवंत जी जो सबसे वयोवृद्ध थे, उनको चिंता हो गई। उनको लगा कि ऐसे तो अगर हम पार करते रहे इस पतले पुल से, तो वहाँ पे तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। मैदान में पहुँचने के पहले ही रावण हमारा शमन कर देगा, संधान कर देगा। तो उन्होंने अपने नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामने ये बात रखी। राम ने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ, सबसे पहले मैं चलूँगा। जैसे ही राम उस पुल के सामने आके खड़े हुए, तो जो समुद्र के अंदर रहने वाले जलचर थे वो तल के ऊपर आ गए, और सब ने उस पतले पुल से सटते हुए उसको देखते देखते चौड़ा कर दिया। क्या बात है। अब जब चौड़ा हो गया और उसके ऊपर एक साथ पूरी सेना निकल गई, तो जब उस पार पहुंचने के बाद जामवंत जी ने कहा कि प्रभु देखिए, आपके खड़े होते मात्र ही एक सकरा पुल, प्रशस्त
चौड़े पुल में रूपांतरित हो गया। तो जब सब आपको करना था, आपकी कृपा से होना था, तो फिर आपने हम लोगों से ये श्रम क्यों करवाया? तो ये उत्तर राम जैसे नायक ही दे सकते हैं। वो कहते हैं कि देखिए जामवंत जी, कृपा भी तभी काम करती है जब उसके अंदर पुरुषार्थ छिपा हुआ। क्या बात। तो तुम्हारा इतना सा पुरुषार्थ इतना ईमानदारी से भरा था कि उसके ऊपर जो असीम की कृपा है उसको अपनी कृपा करनी ही पड़ी। तो वो जो चीज़ है कि हम और आप हर किसी को अपने हिस्से का पुरुषार्थ करना है। अपने हिस्से का थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लीजिए, आप देखेंगे कि बड़ी कृपा हो जाएगी। इन्होंने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, इनके ऊपर बड़ी कृपा होगी कि हीर एक्सप्रेस आ रही है। सही बात है। नहीं तो कहाँ लोगों को मिलता है। हाँ। अब दिव्यता जी, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप हमारे दर्शकों को बताइए TV9 भारतवर्ष के आखिर में कि 12 सितंबर को लोग आपकी फिल्म देखने क्यों जाएं। बहुत कुछ आशु भैया ने बताया है, लेकिन आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं। मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आजकल हम रियल लाइफ से बहुत कनेक्ट हो रहे हैं और रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और ये फिल्म आई थिंक यही मैसेज देती है दैट यू नो फैमिली कितनी इम्पोर्टेंस है, कि ग्राउंडेड रहिए, अपने रूट से जुड़े रहिए और फैमिली को लेकर आगे बढ़िए। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ 12 सितंबर को जाइए और फैमिली के साथ जाइए, बिकॉज आई बिलीव कि जब आप बाहर आएंगे ये फिल्म देखकर तो यू विल फील लाइक अ बेटर फैमिली। आप या तो अपने पेरेंट्स को एक कॉल करेंगे या आप उन्हें हक करेंगे, बट आई बिलीव दैट देयर विल डेफिनेटली बी अ कनेक्शन। क्या बात है। और मुझे लगता है ये तो आज की डेट में हर पेरेंट का कंसर्न सबसे बड़ा यही है कि बच्चे जो हैं वो कैसे रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ को तवज्जो देना शुरू करें। आशु भैया, आखिर में ये फिल्म क्यों देखने जाएं आपके हिसाब से? मेरा अपना ये मानना है कि हम बाजार में तो घूमते हैं, इस फिल्म के माध्यम से आप परिवार की यात्रा करेंगे। क्या बात है। इसलिए आप देखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, TV9 भारतवर्ष को अपना वक्त देने के लिए। 12 सितंबर की तारीख नोट कर लीजिए, जरूर जाइए इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि जो लास्ट लाइन दोनों कलाकारों की तरफ से कही गई है वो मुझे तो बहुत आकर्षित कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद।